शुरू करता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि प्रैक्टिस करते समय रिकॉर्डिंग को ज़रूर एक बार देख लें रिविजन्स के लिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताता हूँ हो सकता है कि वो चीज़ें आपको पहले से कुछ चीज़ें आती हो, कुछ चीज़ें ना आती हो, तो जो आती हो उस पर फोकस ना करके जो ना आती उस पर फोकस करें। और साथ में आप WRRI का प्रयोग करें। W मतलब वॉच, R मतलब रिपीट, R मतलब रिसर्च एंड I मतलब इम्प्लीमेंट। क्लासेस को अच्छे से देखिए, समझिए, उसको रिपीट कीजिए और इम्प्लीमेंट मतलब अपने ऑफिस के काम में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इस पैटर्न को अपनाइएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेशन से। जी हाँ, परसेंटेज कैलकुलेशन। संतोष जी डबल क्लिक कर दीजिए, स्क्रीन पे बड़ा हो जाएगा, या फिर 3 डॉट दिखता है, उस 3 डॉट ये में हो नहीं रहा सर, इसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या क्या। साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे हैं हैंड के निशान के बगल में, उस पे जाइए, लेआउट पे यहाँ दिख तो रहे हाँ, हैं। लेआउट पे जाइए, लेआउट पे चेंज लेआउट होगा सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है। सर मैं इसको कर रहा हूँ। और उस पे स्पॉटलाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा तो सबसे पहले आएगा आपका। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। आपने टाइल सेलेक्ट कर रखा होगा जिस कारण से ऐसा आ रहा है। तो परसेंटेज कैलकुलेशन, तो सबसे पहले समझिए कि अगर मुझे एक्सेल के अंदर परसेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे मैं 20 और परसेंट का सैम्बल दे के एंटर मारा तो 20% हो गया। इमेजिन कीजिए कि आपने 20 टाइप कर दिया और इसके बाद में आप होम में जाके परसेंट पे क्लिक करते हैं तो 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू होता है 100%। क्या होता है? 1 इक्वल टू 100%। इसका मतलब है कि आपको बाद में परसेंटेज लगाना है तो आप नंबर को टाइप कीजिएगा 0.20। अब इससे हमारी कैलकुलेशन करने का क्षमता अलग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 500 का मुझे अगर 65% कैलकुलेट करना हो तो जनरली जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं वो समझेंगे कि भाई हमें कुछ इस तरह से करना है कि 500 मल्टीप्लाई बाई 65 डिवाइड बाई 100, ये होता है ना मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे ऐसा एक्सेल में नहीं करना है। ये जो डिवाइड बाई 100 का ऑप्शन है वो नहीं करना होता है, जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर। क्योंकि आप 65% जो दिख रहे हैं, अगर आपने इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिकली डिवाइड बाई 100 होता है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। जब परसेंटेज करते हैं तो ऑटोमेटिक 65% हो जाता है। तो अगर किसी भी नंबर का परसेंट निकालना हो जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपका परसेंट फॉर्मेट में है, अगर परसेंट फॉर्मेट में नहीं है, नंबर फॉर्मेट में है, देन हमें डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत पड़ेगी। सेम उसी तरह से मान लीजिए कि आपने 600 का पेपर दिया और आपको 95% आए हैं, तो कितना 95% आए तो आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से। या फिर मान लीजिए कि मुझे 560 नंबर आए हैं तो कितना परसेंट आया है, तो जो आया है उसको डिवाइड कीजिए जहां से आया है। जैसे 560 डिवाइड बाय 600 एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से डेसिमल में आएगा। अब इस पे क्लिक कीजिएगा तो 93 इन द परसेंट फॉर्मेट में होगा, लेकिन कई बार हमें 93 इस तरह से नंबर में चाहिए होता है, तो कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो ये आपका नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए
600 रुपये की एमआरपी थी और मेरा 20% इंक्रीज हो गया है, तो क्या होगा, हमारी प्राइस क्या होगी। तो ऐसे केसेस में दो तीन तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला तरीका कि हम पहले मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज निकालेंगे, देन 600 में ऐड कर देंगे तो पता चलेगा कि 720 रुपया हुआ। 20% बढ़ गया, 720 रुपया होगा। लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमने इसको लिया और मल्टीप्लाई बाय 120%, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1.20 जो कि वो भी 120% ही होता है, हमने कर दिया। ओके, तो दो तीन तरीके हैं। अब चलिए कुछ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपीज है, अब इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है जो कि 18% है, तो विदाउट जीएसटी क्या होगा, विदाउट जीएसटी क्या होगा प्राइस। अब बोले से इसका यूज क्या है, तो मान लीजिए कल के डेट में आपने अमेजोन वगैरह पे जाके कुछ लैपटॉप वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो अमेजोन के पास एक फैसिलिटी है कि आपका जो जीएसटी है वो रिम्बर्स हो जाता है। तो आपको अगर एक्चुअल कॉस्ट पता करनी है तो कैसे निकालें। अब कुछ लोगों का दिमाग में आएगा सर 100 में से 80% हटा के और उसमें से माइनस कर लें, वो गलत होगा, क्योंकि इस 100 में ऑलरेडी 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। अब 18% का भी 18% आप निकाल लोगे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, बता दूं कि इसको डिवाइड बाय 118 या 1.8% जो है आप कर दीजिए, ये आपका प्राइस आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 18%, सॉरी 18%, और इसमें प्लस कीजिएगा तो 100 आएगा। तो मेरे हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अमित जी, अनिल जी, अनुज जी, जयदीप जी, मोहित जी, मुन्ना जी और बाकी लोग, सबका नाम नहीं ले सकता, 15-16 लोग हैं। यस सर, आगे समझ में, आगे समझ। यस सर, क्लियर है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है सर? नो सर, नो सर। चलिए, परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं डेट कैलकुलेशन पे, डेट एंड टाइम। नहीं सर, एक पे राउंड पे बात कर लेते हैं, राउंड कैलकुलेशन। देखिए, हम लोग कई बार किसी भी नंबर को कैलकुलेट करते हैं या फिर नॉर्मली टाइप करते समय भी हमारा कुछ इस तरह का डेसिमल प्लेसेस होता है। अब डेसिमल प्लेसेस को कम और ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। होम मेनू बार के अंदर आपका परसेंटेज का सिस्टम होता है, बड़े विजुअल के लिए होता है। ओरिजिनल देखिए नहीं चेंज हो रहा है, तो कई बार मुझे ओरिजिनल चेंज करने होते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है राउंड का। राउंड, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट। अब मान लीजिए मैंने 0 कर दिया तो मतलब कि डेसिमल हट जाएगा। बोले सर इतने सारे 0 लगे, वो तो सर डेसिमल प्लेसेस के कारण लगे हैं, लेकिन ओरिजिनली में डेसिमल हट गया। अब इसमें मैं अगर कर दूँ 2 तो 2 डेसिमल प्लेसेस होगा। तो राउंड फॉर्मूले में जितना आप लगाएंगे उतना डेसिमल फॉर्मेट मिलेगा। ऐसा और भी राउंड की चीज़ें हैं, तो हम आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बात करेंगे। फिलहाल हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे डेसिमल्स हटाने का तरीका है, तो एक और तरीका है इंट फॉर्मूला अगर लगा देते हो तो वो भी डेसिमल्स को रिमूव कर देता है। देखिए, कर दिया इन फॉर्मूले से। तो हमने नंबर को तो राउंड कर लिया, इसको डेसिमल्स को। अगर कभी नंबर राउंड करने की बात होता, अब नंबर इन द सेंस, तो अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ आपको, ये सिंपल से बताता हूँ। आप एटीएम में जाते हैं, जाते ही होंगे, हर जगह यूपीआई नहीं चलता है ना। आपने एटीएम में विड्रॉ करने के लिए डाला कि मुझे 12,530 रुपये दे, एटीएम नहीं करेगा। एटीएम बोलेगा प्लीज एंटर द 500 रुपीज़ या 200 या 100 जो भी उसके अंदर करेंसी होगी, उसके हिसाब से बोलेगा कि उतनी इसके मल्टीप्लेक्स डालिए। अब मान लीजिए कि आपका एटीएम चलता है एक्सेल से और आप यहाँ पे
500 मल्टीप्लेक्स का मैसेज ना देके आप देना चाहते हैं दो ऑप्शंस कि मिनिमम और मैक्सिमम, कि यहाँ पे मैक्सिमम कि आप बोले कि भाई 12,500 निकाल लीजिए या 13,000 निकाल लीजिए, सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये कैसे निकलेगा कि मैं जो नंबर डालूं वो 500 के अकॉर्डिंग राउंड हो जाए, या दर्जन के हिसाब से राउंड हो जाए, या सैकड़ा के हिसाब से राउंड हो जाए। तो ऐसे केसेस में यहाँ हम लगाते हैं दो फॉर्मूला। मिनिमम मतलब लोअर के लिए लगाते हैं फ्लोर, फ्लोर मतलब कि जमीन, और यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट जो है उसमें 500 डाल दिए, और यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है सेलिंग का, किसका आता है? सेलिंग। सेलिंग फॉर्मूला क्या करता है? अप, ऊपर। देखिए, तो हमने नंबर को राउंड करने के लिए अगर लोअर चाहिए तो फ्लोर एंड अपर चाहिए तो सेलिंग लेंगे, और जो सिग्निफिकेंट देंगे उस सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग वो नंबर को राउंड करके डाउन या अप नंबर दे देगा। ठीक है, तो नंबर राउंड करना आ गया, कोई दिक्कत किसी को? बोलिए प्रदीप जी, कोई दिक्कत? नवीन जी? नहीं सर। नो सर, नो सर, नो सर। मोहन सिंह जी, क्या हुआ, लेट हो गया आज? मोहन जी आज लेट हो गए, क्या हुआ? चलिए, राउंड के बाद हम डेट एंड टाइम में आते हैं। डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। डेट एंड टाइम में समझिए, यहाँ पे अगर मुझे सिस्टम डेट डालना है तो अपने सिस्टम फॉर्मेट की डेट देख लीजिए, उससे डाल सकते हैं, या फिर शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंड सेमीकोलन, वो ऑटोमेटिक डाल देगा कंट्रोल एंड सेमीकोलन, या फिर आप डाल सकते हो। आप चाहते हैं कि सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हमेशा फिक्स हो डेट और हमेशा आते रहे, करेंट डेट आते रहे, तो आप टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हो। टुडे का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है, और यहाँ नाउ का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। आप बोलेगा सर मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, तो आप एक बार नाउ फॉर्मूले को कर दीजिए जनरल में। यहाँ देखिए, जो नंबर है ना वो होता है हमारा डेट, और जो यहाँ पे टाइम होता है वो होता है हमारा डेसिमल। मतलब कि एक्सेल कहता है 1 = 24 आवर, मतलब एक को उसने ऐसे डेसिमल में तोड़ा हुआ है कि 100 हुआ मतलब 1 हुआ तो हो गया 24 आवर, और उसी हिसाब से यहाँ दिखता है। तो सिर्फ अगर टाइम चाहिए तो यहाँ से इस डेसिमल को अलग कर लें। कोई तरीका है कि नंबर में से सिर्फ डेसिमल को अलग करने का? कोई बता सकता है तरीका? तरीके हैं सर, आप लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं डेटा में जाके। मुझे सिर्फ डेसिमल अलग करना है इसमें से, 923 जो 834 है वो, इसके लिए क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम ही कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम थोड़ी करेंगे सर, फॉर्मूला है ना सर। ओके, डेसिमल मतलब पॉइंट लाना है सर। देखिए मैंने क्या बोला कि जो हम जब नाउ का फॉर्मूला लगाते हैं तो डेट एंड टाइम आता है ना सर। अब डेट एंड टाइम में क्या होता है कि जो डेट होता है वो नंबर होता है, और जो डेसिमल होता है वो टाइम होता है। तो अगर मुझे इसमें से डेसिमल अलग करना है तो मैं यहाँ नाउ लगा, ये क्या बोलते हैं, डेसिमल अलग कर लूंगा तो टाइम आ जाएगा ना सर। तो यहाँ पे किसी ने बोला इंट, तो इंट जो है डेसिमल अलग करता है, ना कि नंबर अलग करेगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ना कि डेसिमल अलग करेगा। लेकिन हाँ इसका यूज कर सकते हैं हम इसको विथ डेसिमल माइनस इंट विदाउट डेसिमल। ठीक है संजीव जी, विदाउट डेसिमल आ गया। अब इसको बोलिए, रिपीट कर दें। देखिए इंट फॉर्मूला कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया ना, इंट फॉर्मूला वो क्या करता है, डेसिमल रिमूव करके सिर्फ नंबर देता है ना।
तो हमने सिंपल से यहाँ बोला कि विथ डेसिमल, नंबर डेसिमल के साथ उसमें से माइनस कर दीजिए विदाउट डेसिमल। मतलब 1 रुपये 50 पैसे में से मैंने 1 रुपया अगर माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 50 पैसे बचेगा ना। जी सर। तो सिंपल से यहाँ लगाए। अब चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर आज की डेट में कुछ दिन जोड़ने हैं, जैसे 30 दिन जोड़ने हैं, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे घटाने हैं कि भाई 30 दिन पहले कौन सा डेट था तो माइनस कर दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ क्या दिक्कत हो सकती है देखिए, जैसे कि मैंने 1 जनवरी डाला और मैं यहाँ पे 31 दिन जोड़ना चाहता हूँ, तो आपके हिसाब से 31 दिन जोड़ने के बाद ये आना चाहिए 31 जनवरी क्या। लेकिन 31 दिन बाद क्या आती है, इसका मतलब है को 1 आएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं जोड़ूंगा +1 तो ये 2 आएगा ना सर। तो 31 जोड़ने पे 1 हो गया ना सर, तो ये आपका ये आएगा 1। तो आपको किसी महीने का दिन जोड़ने हैं, तो 31 दिन का महीना है तो आपको 30 ही जोड़ना होगा। समझ आया, क्या जोड़ना होगा, 30 जोड़ना होगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें -1 कर सकते हैं आप, कि यहाँ पे -1 कर दीजिए तो आपका सही रिजल्ट आएगा। दूसरा, 2 डेट का बीच का डिफरेंस निकालना हो, तो यहाँ पे मुझे 2 डेट का बीच का डिफरेंस, तो हम लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर देंगे, तो 2 डेट का बीच का डिफरेंस आ जाएगा इन डेज। अब बोलेंगे सर इसमें मुझे मंथ जोड़ने हैं या ईयर जोड़ने हैं या मंथ में डिफरेंस चाहिए, तो वो चीज़ें हम बताएंगे आपको डेट एंड टाइम कैलकुलेशंस के अंदर में। फिलहाल जो है इसको आप इतना ही जाने जो ज़रूरत है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इसलिए। उसी तरह से 2 टाइम का बीच का, जैसे सुबह 10 बजे मैं ऑफिस गया और शाम को 8 बजे हम ऑफिस से आ रहे हैं, तो कितना घंटा हमने काम किया। तो आप लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा डेट है, टाइम है, वो सेम डेट का होना चाहिए। टाइम है वो क्या होना चाहिए, सेम डेट का होना चाहिए, डिफरेंट डेट का नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट डेट का है तो प्रॉब्लम होगी, तो सेम डेट का होना चाहिए। अगर डिफरेंट, इसमें जो हमारा टाइमिंग है हाँ, वो 24 आवर्स का फॉर्मेटिंग में है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम का फॉर्मेट चाहे जो ओरिजिनल पे काम करता है। मैंने कल बताया था कि जो फॉर्मेटिंग आप चेंज करते हैं वो जस्ट विजुअल के लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए नहीं। कैलकुलेशन तो आपके ओरिजिनल डेटा पे होता है। तो क्या लग रहा है, कैलकुलेशन AM PM पे थोड़े हुआ, ये देखिए कैलकुलेशन हुआ इस डेसिमल पे और रिजल्ट भी आपका डेसिमल आया है। बात समझ में आया। लेकिन जैसे मेरे पास कुछ आ गया डेटा में कि 10 बजे है आपके पास, फिर वो क्या हुआ, वो 18 बजे आउट कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम 24 नहीं, आवर का। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा, चल दिखाई देता हूँ, ये ले लीजिए, मैं यहाँ पे दे दिया 20 बजे, ओके, दे दिया ना सर, आ गया। अब कई बार टाइम का मुझे टाइम फॉर्मेट में नहीं, 10 इस तरह के 10 में चाहिए होता है, ताकि हम आवरली कोई कैलकुलेशन वगैरह कर सके। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कीजिएगा। जैसे हमने कैलकुलेशन में, परसेंटेज कैलकुलेशन में 100 किया था ना नंबर मिलाने के लिए, इसमें क्या होगा, आपको करना होगा 24। अब 24 करने से इस तरह से आया, तो घबराइए मत, इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपका 10 आ गया। लेकिन क्या हो, टाइम अगर डेट चेंज हो, जैसे कि आज दोपहर में, आज तारीख हो गई आपका 8/4, दोपहर में 2 बजे 2 PM पे हमने ऑफिस गए, ठीक है, तो PM को स्पेस नहीं दिया तो डेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। और मैं कल जो कि 9 तारीख है, रात को 1 बजे ऑफिस से आया, तो कितना घंटा काम किया। अब मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम इकट्ठा अगर लिख रखा है तो मैं इजीली मल्टीप्लाई कर दूंगा इस तरह से। और इसके ऊपर जो फॉर्मेट है वो हम टाइम के अंदर यहाँ पे इंग्लिश USA सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 37, 30, 55 ले लीजिए।
11 आवर आ गए, या फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिए, इसके ऊपर जनरल फॉर्मेट कर दीजिए। तो डेट एंड टाइम इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि डेट एंड टाइम इकट्ठा होगा। हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो, तब क्या करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि डेट एंड टाइम नंबर फॉर्मेट में डेसिमल्स के साथ इस तरह से होते हैं, तो क्यों ना हम इसको प्लस कर दें। तो डेट प्लस टाइम आप देखेंगे डेट एंड टाइम हो जाएगा, डेट प्लस टाइम, फिर इन दोनों को माइनस कर दीजिए। लेकिन हमेशा लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेटेस्ट डेट एंड टाइम ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट। और टाइम जब भी डिफरेंस जब भी निकाले तो इसके ऊपर टाइम के अंदर का जो फॉर्मेट है यूएसए के अंदर 37 30 55 का ही ले, तो आपको टाइम सही दिखेगा। समझ गए? तो डेट एंड टाइम कैलकुलेशन में और भी चीजें हैं, लेकिन वो पूरी डिटेल्स में हम आपको टॉपिक पे पढ़ाएंगे जब इसकी टॉपिक चलेगी। फिलहाल जो है हम डेट और टाइम कैलकुलेट करने का जो सही तरीका है वो हमने बताया। कोई दिक्कत इसमें? अब हम अगली टॉपिक पे बात करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? आगे बढ़े, चलिए अब टेक्स्ट कंबाइन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सुजीत लिखा और अपना नाम कुमार लिखता हूँ, मुझे इनको आपस में कॉन्केट करना है। तो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो फॉर्मूले हैं कॉन्केटानेट, आप लोग इसको जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमा, हमने यहाँ पे सेपरेटर में स्पेस दिया, कॉमा, और इसको सेलेक्ट किया, और ये देखिए सुजीत कुमार आ गया। हम इसको दूसरे तरीके में %% लगा सकते हैं। यहाँ पे %, स्पेस %। %% जो है बिल्कुल गम की तरह या प्लस की तरह वर्क करता है, जो 2 सेल वैल्यू को आपस में जोड़ देता है, जैसे कि यहाँ पे जोड़ दिया है इसने। आ गया सुजीत कुमार? तो कॉन्केटानेट फॉर्मूले से बेटर होगा कि आप इस %% का इस्तेमाल करें। कुछ नहीं करना है, एन लगा देना है। लेकिन एक दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं 1 और यहाँ पे आज का डेट डाला, मुझे एक स्टेटमेंट यहाँ शो करना है कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो हमने इक्वल प्रेस किया। अब फ्रॉम जो है टेक्स्ट है, तो किसी भी टेक्स्ट को हम डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम स्पेस और हमने कोटेशन मार्क को क्लोज किया। अब मुझे इसके साथ डेट को ऐड करना है, तो %, हमने डेट ले लिया। देन अगेन %, इन्वर्टेड कॉमा में हम 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2। और फिर %, हम 8 को ले लिया। अब एंटर मारने पे आप सोचेंगे कि पूरा डेट आएगा, लेकिन नहीं आएगा। क्या आएगा? नंबर आएगा। अब क्यों आया? ये सेम उसी तरह से जो मैं डेट एंड टाइम में बताया, ये कि हर नंबर, हर डेट नंबर होता है। तो ये जो डेट है एक्चुअली में जब इसकी हम जनरल फॉर्मेट करेंगे तो डेट है। तो फॉर्मूला हमेशा, मैंने कल भी बताया था, आज दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूला हमेशा आपकी ओरिजिनल वैल्यू पे वर्क करती है, ना कि विजुअल। दिख क्या रहा है उससे मतलब नहीं, ओरिजिनली में क्या स्टोर हुआ उस पे कैलकुलेशन होता है। तो रिजल्ट एरिया, लेकिन मुझे तो डेट चाहिए, कि कोई समझ तो नहीं पाएगा कि फ्रॉम 45,658 दिन से लेके 45,755 दिन। ये स्टेटमेंट तो सही से नहीं होगा ना, पढ़ने में आएगा। तो ऐसे केस में यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट का। किसका? टेक्स्ट। यहाँ पे कॉमा DD-M। अब टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है? देखिए, टेक्स्ट फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपना जो फॉर्मेट लिखेंगे, जैसे डे हमें चाहिए, DD चाहिए, MM मतलब कि जैन फेब चाहिए, NYY चाहिए, तो उसमें कन्वर्ट करता है। बट टेक्स्ट फॉर्मूला टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला है, इसलिए हमेशा वो रिटर्न करेगा टेक्स्ट में। तो क्यों ना इस फॉर्मूले को मैं यहाँ B5 को पे लगा दूं। तो इससे आगे हमने कर्सर रखा,
टेक्स्ट लगा के टैब प्रेस किया और 5 के बाद कर्सर रखा, कॉमा दिया, इन्वर्टेड कॉमा में dd डैश mm डैश yy और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। यहां भी सेम, हमने टेक्स्ट लगाया, टैब प्रेस किया, इस पे आगे कर्सर रखा, कॉमा और dd डैश mm डैश yy। अब आपको कंफ्यूज, इसमें दिक्कत हो सकती है, तो एक काम कर सकते हैं आप कि यहाँ जो आपको दिख रहा है इसको मैनुअल आप यहाँ पे नीचे लगा लें। यहाँ पे हमने दिया टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया, dd डैश mm डैश yy, हमने क्लोज कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फ्रॉम स्पेस n% एलिया, फिर n% स्पेस टू n% एंड ये आया। अब मैं इसकी फॉर्मूले को कॉपी करूंगा, कल जो मैं बताया था फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, उसका यूज करते हुए ये क्या है B6, और यहाँ पे B6 के जगह पे B6 का फॉर्मूला डाल दूंगा एंड यहाँ C6 का फॉर्मूला कॉपी किया और यहाँ C6 के जगह पे C6 का फॉर्मूला पेश कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। तो उनके लिए है जिनकी फॉर्मूला लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये आपको टेक्स्ट कंबाइन करना आ गया। तो हमने एक बार बात की कैलकुलेशन, इस पे परसेंटेज कैलकुलेशन, हमने नंबर राउंड करना सीखा, हमने डेट एंड टाइम को कैलकुलेट करना सीखा, और हमने बात किया टेक्स्ट को कंबाइन करने का। अब चलिए कुछ जो मिसलेनियस फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। छोटे मोटे फॉर्मूले, इसमें से मोस्टली आपको आता ही होगा, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, अगर कुछ ना आता हो तो आप उसको यूज कर सके। ठीक है, अब ये डेटा है, तो छोटे से फॉर्मूले से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम फॉर्मूले। सम जो कि किसी भी नंबर को सम करके देता है। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट हुआ तो टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास आता है काउंट का फॉर्मूला। अब काउंट के दो फॉर्मूले हैं, काउंट और काउंट ए। अगर काउंट हमने लिया तो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, इसके बीच में अगर कोई टेक्स्ट आया तो उसको इग्नोर करेगा, उसको काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं करता हूं काउंट ए, काउंट ए काउंट ऑल होता है, वो काउंट करेगा कितने सेल में डेटा है, नंबर या टेक्स्ट। ब्लैंक को काउंट नहीं करता है, ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। ठीक है, ब्लैंक को काउंट दोनों में से कोई नहीं करेगा। दूसरा आता है यहाँ पे काउंट ब्लैंक, जो सिर्फ ब्लैंक को ही काउंट करता है। ठीक है, ब्लैंक को ही काउंट करता है। तो सम फॉर्मूला क्या करता है, डेटा का सम देता है। काउंट सिर्फ नंबर काउंट करके देता है, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट काउंट करता है, और ये आपका काउंट ब्लैंक ब्लैंक को काउंट करता है। उसके बाद आता है मैक्सिमम फॉर्मूला, वो सिलेक्टेड डेटा में से मैक्सिमम निकाल के देगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और मिनिमम फॉर्मूला भी सिलेक्ट करके मिनिमम देगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मिनिमम फॉर्मूला जीरो को कंसीडर नहीं करता है, ब्लैंक को कंसीडर नहीं करता, पर जीरो को करता है। अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख दूं तो देखिए जीरो आएगा। ठीक है,
तो जीरो को कंसीडर करता है, ब्लैंक को नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्मूला मैक्स निकाल के देता है, मिनिमम फॉर्मूला मिनिमम निकाल के देता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें, सुजीत है, तो हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए, बोलिए, मिनिमम फॉर्मूला माइनस को कंसीडर करता है, ब्लैंक छोड़ के सबको करता है, ट्रू फॉल्स और ब्लैंक छोड़ के। अपर फॉर्मूला अपर में एंड लोअर फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो उसको लोअर लेटर में कन्वर्ट करता है, एंड प्रॉपर फॉर्मूला लगाते हैं तो प्रॉपर मतलब कि ईच वर्ड को कैपिटलाइज कर देता है। तो ये आपका लोअर, अपर एंड प्रॉपर फॉर्मूले हुए। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूले लेन के भी आते हैं, जो कि लेंथ बताता है कि इसकी लेंथ कितने हैं, कि 6 डिजिट का कितने डिजिट का है, वो लेंथ फॉर्मूला आपको बताता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मूला है आपका लोअर, ये आपका अपर, लोअर, प्रॉपर एंड लेन। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए सर, अगर मुझे ब्लैंक के प्लेस पे रिप्लेस जीरो करना बोल तो कैसे करना है? हाँ, अब जैसे कि आप चाहते हैं कि जो ब्लैंक है वो जीरो हो जाए ना, ये बोल रहे हैं ना, तो सर। उसके लिए सिंपल सा यूज है, हम कंट्रोल एफ करेंगे, कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस। दिख रहा है आपको सर? यहाँ पे ऊपर ब्लैंक छोड़िए, नीचे जीरो कर दीजिए, रिप्लेस ऑल, हो गया। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर, ठीक। तो ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब मिसलेनियस फॉर्मूले के बाद अब इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पहले दूसरी क्लास में फॉर्मूले को समझाना थोड़ा सा ये होगा, मतलब कि दिक्कत होगा, क्योंकि आप सभी लोगों के पास अभी उतना मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं पहुंचा है, बट हो सकता है कि पहुंच गया हो, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है नहीं पहुंचा हो। इसलिए मैं उन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले पे फिलहाल नहीं जाता हूं, जो सिंपल सिंपल फॉर्मूले है ना, उसी सिंपल सिंपल फॉर्मूले पे ही आता हूं। ठीक है सर? अब एक फॉर्मूला जो ज़्यादातर मैं यूज करूंगा, वो यूज करूंगा मैं रैंड बिटवीन का। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मैं बहुत बार यूज करूंगा। रैंड बिटवीन फॉर्मूला क्या होता है कि दो नंबर के बीच का कोई भी रैंडम नंबर देता है, ओटीपी टाइप का। जैसे मैंने 10 और 90 कर दिया, तो 10 और 90 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर आपको दे देगा। देखिए 50 आ गया, और हर बार ये चेंज होगा, एवरी टाइम ये आपका चेंज होगा। जब भी मैं कहीं पे डबल क्लिक करूंगा तो देखिए चेंज होगा। उसी में एक आता है रैंड फॉर्मूला। रैंड फॉर्मूला का यूज हम करते हैं रैंडम, जैसे मान लीजिए आपको रैंडम टाइम चाहिए, तो रैंडम टाइम के लिए इसका यूज कर सकते हो। रैंडम परसेंटेज चाहिए तो यूज कर सकते हो, डेसिमल में आता है। अब बोलेंगे इसका यूज कहाँ होता है? देखिए इसका यूज होता है जब आप कोई ऑटोमेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रिपोर्ट का एक ऑटोमेटेड फाइल फॉर्मूले से, वीवीए से या किसी चीज़ से बनाया। अब उसको टेस्ट करने की बारी आती है कि आप उसको अलग अलग एंगल से टेस्ट कीजिएगा, तभी पता चलेगा ना। अब अलग अलग एंगल की डेटा आपके पास होनी चाहिए। अब अलग अलग एंगल की डेटा अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम डेटा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। समझ में आया सर? और मैं कहाँ यूज करता हूँ? मैं यूज करता हूँ रैंडम डेटा तैयार करने के लिए। जैसे कुछ डेटा मुझे चाहिए, कुछ नंबर चाहिए, तो रैंडम बिटवीन लगाया और ड्रैग कर दिया, मुझे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिल गए। ठीक है। इसका यूज क्यूसी टीम के लिए मैंने एक क्या हुआ था कि एक कॉल सेंटर में था, तो कॉल सेंटर में मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि रैंडम कॉल रिकॉर्डिंग को प्रेजेंट करता था, क्योंकि वहाँ जो भी कॉल्स होते थे तो क्यूसी टीम उसको सुनती थी।
तो उनको 5 कॉल्स को सुनने का अलाउ था। तो जनरली क्या करते थे कि 2 कॉल सुबह का ले लिया, 2 कॉल दोपहर का ले लिया, 2 कॉल शाम को ले लिया, तो 2-3 कॉल शाम का ले लिया और सुन लिया। तो उससे दिक्कत होती थी कि ये चीज़ एश्योर करना कि हर बार सही ही बात हुआ है या क्या हुआ है। तो हमें बॉस ने बोला कि एक ऐसा बनाओ जहाँ पे ऑडियो प्ले कर सके, तो वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद ली थी और वहाँ पे रैन बिटवीन ही लिया था, जो कि हर बार रैंडम आईडी देता था। मैंने हमने बोला कि जो कॉलर आईडी थी रैंडम आईडी देता था, जिस कारण से ये श्योरिटी नहीं थी कि डेट कब का आएगा, वो कभी का भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है सुनने के लिए। तो इससे एक श्योरिटी रहती थी। तो रैन बिटवीन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब रैन बिटवीन पे इसलिए किया क्योंकि आगे बहुत पूछने वाले थे, इसलिए मैं पहले ही समझा दिया कि रैन बिटवीन फॉर्मूला है। ऐसे हमारे पास जो फंक्शंस अलग अलग कैटेगरी का है, जैसे फाइनेंशियल कैटेगरी के अलग फॉर्मूले हैं, लॉजिकल कैटेगरी के अलग हैं, टैक्स कैटेगरी के हैं, डे टाइम कैटेगरी के हैं, रेफरेंसेस के हैं, मैथमेटिकल्स हैं, उसके अलावा ये आपका स्टैटिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है, अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मूले हैं। अब मैं पहले बता दूं कि आपको सारे फॉर्मूले मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हाँ मोर देन 300 फॉर्मूला हमारे क्लास में होगा। कौन कौन से होगा? सबसे पहले लॉजिकल कैटेगरी आपका पूरा आएगा, टैक्स कैटेगरी आपका पूरा आएगा, डेट एंड टाइम आपका पूरा आएगा, वी लुकअप कैटेगरी पूरा आएगा। इन चारों कैटेगरी में मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, पूरा का पूरा सिखाऊंगा। मैथमेटिकल कैटेगरीज में छोड़ूंगा, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, एलसीएम, ये सब सीखने का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना, ये चीज़ें इसमें से छोड़ूंगा। उसके अलावा स्टैटिकल कैटेगरी में भी कुछ फॉर्मूले छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें भी इसकी मैथमेटिक को जानना जरूरी है। जैसे डिप्रिसिएशन निकालना है, तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिप्रिसिएशन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे बैच में सारे बच्चे ऐसे तो नहीं हैं जो कि मैथमेटिकल में अच्छे हों क्या, लेकिन हाँ इसमें इंफॉर्मेशन कैटेगरी में पूरा कराऊंगा। तो 300 के आसपास फॉर्मूलेज जो इनबिल्ट फॉर्मूलेज है, 300 से ऊपर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा एज पर योर डिमांड आपने फॉर्मूले को देखा कि आपको लगा कि हाँ मुझे ये फॉर्मूला सीखना है, तो मुझे आप लिस्ट दे दीजिएगा कि सर ये 5-10 फॉर्मूले हैं, मुझे इसको सिखा दीजिएगा, तो हम कंसीडर कर लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन फिर भी 300 से ऊपर फॉर्मूले काफ़ी होते हैं। उसके बाद फॉर्मूला नेस्टिंग, एरे फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला, ये सब चीज़ें भी कवर करेंगे, तो काफ़ी हद तक फॉर्मूले में आपको अच्छे खासे हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल काम शुरू करने के लिए आपको फॉर्मूले के इस्तेमाल जरूरी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगली टॉपिक, जो कि है हमारा फॉर्मेट क्रिएशंस। हाँ संजीव जी बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? हेलो, बोलिए ना, सुन रहा हूँ। एक सर आपने ये भी फॉर्मूला बताया था ना, मैक्स मतलब सबसे बड़ा नंबर देन उसका छोटा नंबर है ना। तो अगर मुझे सबसे नियर है, जैसे मान लेते कि भाई 46 मान लेते बड़ा है, उसके बाद वाला 48 है उसी कैटेगरी में, तो वो नेक्स्ट वाला कैसे निकालूं? देखिए उसके लिए आपको लार्ज नाम का फॉर्मूला होता है, लार्ज और स्मॉल। जैसे मुझे टॉप 5 नंबर चाहिए, ठीक है ना सर, तो ऐसे केसेस में मैं लगाऊंगा लार्ज फॉर्मूला। लार्ज, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसमें से बोला कि भाई पहला नंबर दे दो और नीचे ड्रैग कर दीजिए, 5 आ जाएंगे आपको। सबसे बड़ा 143 है, उसके बाद 98 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद 85, उसके बाद 65 है, ठीक है, समझा है? उसी तरह से स्मॉल चाहिए आपको, तो यहाँ पे स्मॉल का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आप स्मॉल लगा दीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, तो सबसे छोटा उससे बड़ा निकल के आ जाएगा आपको। और जो नंबर रिपीट होगा, जैसे 0 2 बार रिपीट है तो 0 2 बार आएगा, यूनिक नहीं आएगा सर, ठीक है। बट इसमें सर सिलेक्ट करना पड़ रहा है कि 1 और 2, जैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं, हाँ रेंज सिलेक्ट किया, उसके बाद जो दिया है H8 आपने दिया है, तो अपना नंबर दिया है, तो मैं उसके अंदर भी लिख सकता हूँ,
एप्लीकेशन में। हाँ, वो एरे सीखना पड़ेगा, उसके लिए एरे फॉर्मूला सीखेंगे तब, ठीक है ना, बताऊंगा सर। अब यहाँ पे अगली जो टॉपिक हम यहाँ पे आ रहे हैं वो टॉपिक हमारा है फॉर्मेट क्रिएशंस। क्या है कि जब भी कोई रिपोर्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए वेब सीरीज, अभी थोड़ा देर पहले ही 2 घंटा पहले ही मैंने 8 बजे क्लास में ये रिपोर्ट बनाई है, दिख रहा है सर। जैसे पुणे क्लिक किया, पुणे, दिल्ली, नोएडा, दिख रहा है सर, सिटी वाइज रिपोर्ट है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन सबसे पहले देख रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग, दिख रहा है सर। ये देखिए, ये जो सपोर्ट शीट पे ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन पीवट के जरिए मैंने निकाली हुई है और इसी को मैंने यहाँ डाला है। तो यहाँ हमने इसको विजुलाइज किया है ना, मतलब कि इसको अरेंज किया है फॉर्मेट में। तो अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग में अच्छी खासी अगर पकड़ नहीं है तो ये पीवर्ड्स को कोई फायदा ही नहीं है ना सर, क्या। तो अगली टॉपिक जो हमारा होगी फॉर्मेट क्रिएशन, कि जब भी कोई रिपोर्ट हम बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले बाकी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन दिख रहा है आपको जितने भी रिपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब रिपोर्ट्स, जैसे इसी को देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है, ये रिपोर्ट्स बना हुआ है सर। तो इसको देखिए कितने अच्छे से, अब दिख रहा है यहाँ पे ऐसा लग रहा है डायरी का पन्ना है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, ये डाला हुआ है, दिख रहा है, इसको इस तरह से यहाँ पे डाल दिया जैसे लग गया कि डायरी है। यहाँ देखिए, दिख रहा है सर। तो रिपोर्ट फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब रिपोर्ट फॉर्मेटिंग में ऐसा कुछ सीखने वाला चीज़ नहीं है कि हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फंक्शन, क्योंकि वो तो यूज होती है आपके यहीं से, कलर करना, बॉर्डर करना, ये चीज़ से यूज होती है ना सर। तो मैं इसकी क्लासेस दूंगा और आपसे हर हफ्ते एक फॉर्मेट बनवाऊंगा, ध्यान रखिएगा, हर हफ्ते एक फॉर्मेट आपको बनाना होगा, क्योंकि जब तक फॉर्मेटिंग में आपका हाथ अच्छा ना हो तब तक आप रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से नहीं बना पाइएगा। बात समझ में आया सर। इस तरह की फॉर्मेट जनरेट करना आपको आना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा, अदरवाइज नहीं बना पाइएगा। सो फॉर्मेट क्रिएशन जरूरी है। तो आज मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे ये जो मैंने आज सिखाया उसको रिपीट तो कर ही लीजिएगा। उसके अलावा आपको जो है एक फॉर्मेट में भेज रहा हूं इस फाइल के साथ, व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूं, इस फाइल के साथ भी डाल देता हूं, ठीक है। वो फॉर्मेट बना के आपको भेजना है। देखिए ये फॉर्मेट दिख रहा है सर, ये फॉर्मेट आपको बनाना है, ओके। अब ऐसा सेम टू सेम बनाने की नहीं बोल रहा हूं, आप इससे बेटर भी बना सकते हैं, आप इससे बेटर भी बना सकते हैं, ठीक है सर। चलिए मंडे तक बनाना है सुजीत जी, है जी, नेक्स्ट मंडे तक बनाना है, इस वीक का है ना ये। अब आज बना दोगे तो अच्छी बात है, कल बना दो और अच्छी बात है। आप अगर आज कल में बना के देते हैं, कल क्लास से पहले बना के देते हैं, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको पहले से कितना चीज़ आती है, किस तरह के फॉर्मेट पे काम करें, बेसिक चले या एडवांस चले। देखिए आपके द्वारा दिया गया होमवर्क मुझे सपोर्ट देता है टॉपिक में, क्लास के अंदर हम टॉपिक किस तरह का रखें, इसमें एडवांस रखें, बेसिक रखें, या बहुत बेसिक रखें या बहुत एडवांस रखें, ये सपोर्ट देता है, समझे।